Hello student and welcome to the 19th lecture for class 10th mathematics nurture. Myself is तबीब सिद्दीकी और जैसा कि आपको पता है कि what we are covering now is the chapter called pair of linear equation in two variable. थियोरेटिकल पार्ट जितना भी था इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करना था वो ऑलरेडी कवर हो चुका है ना। लास्ट क्लास में हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड देखा था और वो हमने डिटेल में कवर कर लिया था। उस पर क्वेश्चंस भी हमने कर लिए थे, ऐसा नहीं था कि क्वेश्चंस भी रह गए थे, क्वेश्चंस भी हमने कर लिए थे, लेकिन आज हम उसी से आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना। मैंने कहा था कि कुछ थोड़ा सा रह रहा है जो कि थोड़ा ट्रिकी इक्वेशंस रहती हैं, जैसे कि रिड्यूसिबल फॉर्म एक इक्वेशन आती है और एक कन्वर्जन फॉर्म आती है, जैसे कि आप कैसे किसी दूसरी इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। इस टाइप के क्वेश्चंस कुछ रह रहे हैं, अदरवाइज ओवरऑल सारे क्वेश्चंस हमारे हो चुके हैं। अब जैसे कि एक क्विक रिकैप ले लें कि हमने करा क्या क्या इस चैप्टर के अंदर। सबसे पहले हमने लीनियर इक्वेशन को डिफाइन किया था। लीनियर इक्वेशन को डिफाइन करने के बाद हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को समझा था कि बेसिकली पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में ऐसा क्या है। तो लीनियर इक्वेशन एक सिंगल लीनियर इक्वेशन हो सकती है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन की बात करते हैं जिसमें दो इक्वेशन को हम डील कर रहे होते हैं। तो ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी मैंने समझाया था कि लीनियर इक्वेशन एक सिंगल लीनियर इक्वेशन के इन्फिनाइट सॉल्यूशन होते हैं जिसको अपन बॉक्स फॉर्म से निकाल सकते हैं, और ग्राफ में अगर इसको अपन पेयर करेंगे तो हर पॉइंट एक सॉल्यूशन रिप्रेजेंट करता है। और अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात करेंगे तो दो लाइन आएंगी, दो लाइन अगर इंटरसेक्टिंग होगी तो फिर यूनिक सॉल्यूशन है, यानी दोनों लाइन पे एक कॉमन पॉइंट ऐसा होना चाहिए दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा हो, ऐसे सॉल्यूशन को अपन यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं। लेकिन अगर लाइन इंटरसेक्टिंग नहीं है, और लाइन इंटरसेक्टिंग की एल्जेब्रिक लॉजिक क्या है, एल्जेब्रिक प्रूफ क्या है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 आना चाहिए। इसी तरह अगर लाइन इंटरसेक्टिंग नहीं है तो फिर क्या हो सकती है, पैरेलल हो सकती हैं, क्योंकि नॉन पैरेलल लाइन्स तो कहीं ना कहीं जाके आपके इंटरसेक्ट करेंगी, है ना। लेकिन पैरेलल लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। तो पैरेलल लाइंस के बारे में मैंने कहा था कि नो सॉल्यूशन की कंडीशन है। इसमें क्या होता है एल्जेब्रिकली, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। और फिर इन्फिनिट सॉल्यूशन का तो मतलब ही यही हुआ कि सारी पॉइंट सॉल्यूशन है, इसका मतलब लाइन कोइंसिडेंट है और तीनों ही रेशो बराबर हो जाएंगे। तो इन रेशो के ऊपर भी हमने क्वेश्चन काफ़ी देखे थे और मैंने उस टाइम भी आपसे कहा था कि यहाँ से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे हैं, लास्ट टाइम भी पूछे थे, उसके पहले भी पूछे हैं। तो पूछता है क्वेश्चन वहाँ पे, उसका फेवरेट टॉपिक है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच जस्ट दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन और इन्फिनिट सॉल्यूशन। हैविंग सेड दैट कि इसके बाद हमने सॉल्यूशन निकालते कैसे हैं वो देखा था। और सॉल्यूशन निकालने के जो तरीके होते हैं वो बेसिकली दो तरीके हैं, एक ग्राफिकली है जाना है और एक एल्जेब्रिकली जाना है। तो ग्राफिकली तो सिंपल है, ग्राफ बना दो, ग्राफ अगर इंटरसेक्ट कर रहा है, लाइन इंटरसेक्टिंग है तो सॉल्यूशन दिख जाएगा आपको। जिस पॉइंट पे लाइन इंटरसेक्टिंग होती है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट यानी एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट सॉल्यूशन होता है, ठीक है ना। और एल्जेब्रिकली हमने तीन मेथड डिस्कस किए थे और तीनों मेथड को हमने डिटेल्स में चेक कर लिया है। पहला मेथड कहलाता है मेथड ऑफ एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो एलिमिनेशन के अंदर तो हमें किसी भी कोफिशिएंट को बराबर करना होता है, एक्स या वाई, उसके बाद या ऐड या सब्ट्रैक्ट करके किसी उस वेरिएबल को जिसको हमने बराबर किया है एलिमिनेट करना होता है। तो सिंगल वेरिएबल इक्वेशन में आपकी इक्वेशन बन जाएगी, आप सॉल्व कर सकते हैं। और सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि किसी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू उठानी होती है और दूसरी इक्वेशन में पुट ऑन कर देनी होती है, ठीक है। तो ये आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में मैंने आपको समझाया था कि ये बेसिकली जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है, ये एलिमिनेशन मेथड है, उसी का एक दूसरा फॉर्म है, यानी कंबाइंड फॉर्म आप कह सकते हैं। इट इज़ लाइक दैट ओनली। अब आ जाते हैं एक सम स्पेशल फॉर्म ऑफ इक्वेशन। ये क्या होती है, जैसे कि एक्चुअली ये इक्वेशन जो होती हैं स्पेशल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसको अगर आप लॉजिकली मतलब अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करोगे तो ये क्वेश्चन थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो ये क्वेश्चन रिड्यूस कर सकते हैं अपन किसी सिंपलर फॉर्म में। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल यू हैव टू सॉल्व 47x प्लस 31y इज इक्वल्स टू 63 एंड 31x प्लस 47y इज इक्वल्स टू 15। नाउ इफ़ यू ट्राई टू नोटिस दिस टू इक्वेशन, ये इक्वेशन थोड़ी सी बड़ी इक्वेशन है। बड़ी इक्वेशन मीन्स कि अगर आप देखो यहाँ पे कि अगर आप मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी लगाते हो तो एक जगह से वैल्यू उठाओगे तो दूसरा 47, 31, 63 इन चीज़ों के मल्टीपल आ रहे हैं। तो इतना बड़ा बड़ा नंबर मल्टीप्लाई करने से अच्छा ये है कि अपन मेथड ऑफ एलिमिनेशन लगाएं। तब भी आपको देखो कि कोफिशिएंट बराबर करने जाओगे तो किसी भी कोफिशिएंट को बराबर करोगे तो 31 या 47 को से तो एटलीस्ट दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
तब भी बड़ा मेथड होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑब्वियस ही बात है कि इसमें कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन इन्वॉल्व होता है, तब भी ये तीनों मेथड में आप देखोगे कि बड़े मेथड है, यानी नंबर्स के मल्टीपल को आप देखोगे कि बहुत बड़ा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आप बताना चाहूँ कि अगर इसमें मेथड ऑफ एलिमिनेशन लगाते हो और मैं वेरिएबल y को एलिमिनेट करना चाहता हूँ, तो ये 31 है, ये 47 है, तो इसको 47 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको 31 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना हेक्टिक टास्क हो सकता है ना। टू अवॉइड सच टास्क, हाँ ना, टू अवॉइड सच टास्क, अगर आप ये बोलें कि इस टास्क को अवॉइड करें, कैसे करें, कि किस तरह हम इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सिंपली सॉल्व कर सकें, तो इसका एक तरीका है, वो तरीका एकदम स्टैंडर्ड है कि हमेशा इस टाइप की इक्वेशन को आप क्या करो, प्लस भी कर दो और माइनस भी कर दो। फॉर एग्जांपल ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप ऐड कर दो, एक बार ऐड करके देखो तो 47 + 31 कितना होता है, 47 + 31 78x होता है, 31 + 47 ये कितना होता है, ये 78y होता है, एंड 63 + 15 ये भी कितना होता है, ये भी 78 होता है। अब आप 78 कॉमन ले लोगे तो ये सिंपल इक्वेशन बन जाएगी x + y = 1। बात समझ रहे हैं। इसी तरह अब एक बार क्या करें, एक बार हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 माइनस कर देंगे, तो 47 - 31 ये कितना होता है, ये 16x हो जाता है। इसी तरह 31y - 47y ये -16y आ जाएगा, एंड 63 - 15 ये कितना आ जाएगा, 63 - 15 48 हो जाता है, तो ये +48 आ जाएगा। तब आप 16 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 16x - y = 3। अब ये जो दो इक्वेशन बन रही है, इक्वेशन नंबर ए और इक्वेशन नंबर बी, इन दोनों को आप कोई भी मेथड से सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो। मैं यहाँ पे कौन सा मेथड लगा दूंगा, सिंपलेस्ट मेथड, मेथड ऑफ एलिमिनेशन, क्योंकि कोविशेंट ऑफ y और कोविशेंट ऑफ y एक दूसरे इक्वल हैं और अपोजिट साइन के, तो ऐड करने पे सिंपली इक्वेशन मिल जाएगी। तो ये ऐड करेंगे तो 2x आ जाएगा, y - y कैंसिल हो जाएगा, एंड 1 + 3 4 आ जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। किसी भी इक्वेशन में आप x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, किसी भी इक्वेशन में आप x की वैल्यू 2 रखें तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो दिस इज हाउ द सॉल्यूशन कैन बी ऑब्टेन, राइट। अब आप नोटिस करेंगे, सॉरी यहाँ पे y की वैल्यू आई थिंक मैंने मिस्टेक कर दी है, y की वैल्यू यहाँ पे आपकी आएगी, किसी भी इक्वेशन में x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी। तो कितनी आ जाएगी, 2 - 3 -1 आ जाएगी, सो ये -1। नाउ ये एक तरीका है इक्वेशन सॉल्व करने का। तो ऐसे आपके एनसीईआरटी के ऑप्शन एक्सरसाइज के अंदर एक क्वेश्चन दे रखा है जिसमें अपने को बड़े बड़े नंबर्स को डील करना पड़ता है ना। तो एक क्वेश्चन मैं आपको ऑप्शन एक्सरसाइज से लेके करा देता हूँ ताकि आपके दिमाग में ऐसा कोई भी कन्फ्यूजन बाकी ना रहे, है ना। तो एक क्वेश्चन अपन ऑप्शन से ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल 217x + 131y = 913, ठीक है। और एक क्वेश्चन ले लेते हैं 131x + 217y = 827। अब देखो ऑब्वियस ही बात है कि ये इतने बड़े बड़े कोफिशिएंट है, न्यूमेरिकली आप देखेंगे कि कितनी बड़े बड़ी कोफिशिएंट एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इतना आसान नहीं है कि डायरेक्टली अपन बोल दें कि इसका आंसर ये होगा, अपन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा लें या सब्स्टिट्यूशन लगा दें, इतना आसान नहीं, आपसे नहीं बोल सकते। तो यहाँ पे अपने को हिंट मिलता है कि होपफुली या तो अपने को इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है, या फिर कुछ और कर सकते हैं। वो आप क्या कुछ कर सकते हैं वो बाद में देखेंगे, लेकिन फिलहाल अब अगर अपन ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 217 + 131 ये कितना होता है, 7 + 1 8, 1 + 3 4 एंड 2 + 1 3, 348x आ जाएगा। और ये भी आपका 348y आ जाएगा, आप करके देख लेना, है ना, 348y आ जाएगा। सो ये हमने, एक सेकेंड, 348y। अब आप 913 और 827 को ऐड कर दिए तो 3 + 7 10 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 + 2 4 हो जाएगा, एंड 9 + 8 ये कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो ये 17 आ जाएगा। अब आप नोटिस करें कि अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 348 को 5 से, 5 8 = 40, 5 4 = 24 एंड 5 3 15, तो 1740 आ जाएगा। यानी ये इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी x + y = 5। सिंपल। अगर आप दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं और 348 कॉमन लेके डिवाइड कर देते हैं तो x + y = 5 आ जाएगी। सिमिलरली इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 217 - 131 ये कितना आता है, 217 - 131 जैसे 7 - 1 6x, एंड 11 - 3 कितना होता है, 8, तो ये 86x आ जाएगा। और इसी तरह ये -86y आ जाएगा, और इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 - 7 इज़ नथिंग बट = 6,
एंड 10 माइनस 2 दैट इज इक्वल्स टू 8, तो ये 86 आ जाएगा। सो ये इक्वेशन भी रिड्यूस हो जाएगी, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। अब आप चाहें तो कोई सा ही मेथड यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्सप्लेनेशन पॉइंट ऑफ व्यू मैं मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज़ कर रहा हूँ। आप यहाँ पे डायरेक्टली आप लगा सकते हैं कौन सा, एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमने लास्ट टाइम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पे ही ख़त्म किया था तो मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ही क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके स्टूडेंट, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में सबसे पहले कोएफिशिएंट ऑफ y लिखते हैं, है ना, b1 b2 c1 c2 a1 a2 ऐसे लिखते हैं। तो b1 b2 कितना आ जाएगा 1 माइनस 1, फिर C1 C2 कितना आ जाएगा, C1 C2 के लिए अपने को 5 को LHS में और 1 को LHS में लेके जाना होगा। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जनरल फॉर्म में इक्वेशन को लिखना होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में, ठीक है। तो ये -5 आएगा और ये -1 आएगा, और फिर आपका A1 A2 आएगा डेट इज़ 1 और ये 1, और फिर आपका B1 B2 आएगा डेट इज़ 1 और -1। फिर अपन पेयरिंग कर लेते थे ऐसे, ये x हर दो कॉलम की पेयरिंग और ये y। तो इससे अपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से क्या हो जाता था कि x, अब इसके नीचे क्या मल्टीप्लाई करेंगे, इसके नीचे इनको मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू -1 तो -1 आ जाएगा, और फिर माइनस साइन लगाएंगे, और -1 इंटू -5 ये कितना आ जाएगा, ये +5 आ जाएगा। इसी तरह y के नीचे वाली टर्म में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे -5 इंटू 1 डेट इज़ -5, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, एंड -1 इंटू 1 डेट इज़ इक्वल्स टू -1, लेकिन ये फिर ये प्लस हो जाएगा, राइट। और फिर आप मतलब फाइनली ये 1 डिवाइडेड बाय, फिर 1 इंटू -1 ये कितना आ जाएगा -1, एंड 1 इंटू 1 ये कितना आ जाएगा +1, सो ये भी -1। तो यहाँ से आप नोटिस करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x अपॉन -6, y अपॉन -4 और 1 अपॉन -2, ये आपका -2 आ जाएगा। सो यहाँ से अगर आप x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू सिंपली कितनी आ जाएगी, -6 उधर ले जाएंगे तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी, एंड y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ इक्वेशन। इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का ये आंसर है। तो हमने स्पेशल टाइप ऑफ इक्वेशन को हमने क्या किया है, सॉल्व किया है, और यूजिंग द मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। सम स्पेशल टाइप इक्वेशन में क्या होता है कि कोई भी आप दो इक्वेशन लेते हैं, उन दो इक्वेशंस को एक बार ऐड करते हैं, एक इक्वेशन बना लेते हैं, फिर एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं, एक इक्वेशन बना लेते हैं, उसको फिर आप सॉल्व कर लेते हैं, जो भी स्टैंडर्ड मेथड है, ठीक है ना। अब अपन आ जाते हैं इक्वेशन ऑफ रिड्यूसिबल फॉर्म। ये लास्ट है टाइप का इक्वेशन होती है, लीनियर इक्वेशन के अंदर पढ़ना है हमें। इक्वेशन reducible to linear equation in two variable form। यानी कोई इक्वेशन लीनियर इक्वेशन नहीं है, लेकिन हम उसको लीनियर इक्वेशन बना सकते हैं, है ना, ऐसा इसमें कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि सपोज करो कि हमारे पास इक्वेशन है a1 अपॉन x प्लस b1 अपॉन y इज इक्वल्स टू C1, एंड दूसरी इक्वेशन है A2 अपॉन x प्लस B2 अपॉन y इज इक्वल्स टू C2। इज दिस ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स? नो, दिस इज नॉट ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, बिकॉज x के ऊपर अगर आप पावर देखेंगे तो x के ऊपर पावर जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है, वो -1 है। y के ऊपर भी पावर कितनी है, -1 है, क्योंकि 1 अपॉन x है ना, 1 अपॉन x क्या होता है, x टू द पावर -1, है ना। अगर आप इसको रिड्यूसिबल, अगर आप इसको उसके ओरिजिनल फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ax टू द पावर -1 प्लस by टू द पावर -1 एंड c1, है ना। तो ये नॉट ए लीनियर फॉर्म है। जब नॉट ए लीनियर फॉर्म है तो उसको हम लीनियर फॉर्म में कैसे कर सकते हैं, तो ये एक तरीका है कि आप इसमें 1 अपॉन एक्स को सब्सटीट्यूशन करें, 1 अपॉन एक्स को आप u माने या कैपिटल A माने, जो भी आपकी मर्जी है, अलग अलग बुक में अलग अलग दे रखा था, और 1 अपॉन y को आप v माने, यानी नया वेरिएबल में अज्यूम कर लें। बात समझ रहे हैं, नए वेरिएबल में अज्यूम कर लें। अब ये डिपेंड करता है कि डिनोमिनेटर के अंदर कितने वेरिएबल हैं। अब जैसे जैसे इक्वेशन बनती जाएगी हम उसको वैसे वैसे अज्यूम करते चले जाएंगे, है ना। जैसे कि नीचे अगर आपका इस टाइप की इक्वेशन है a1 अपॉन 2x प्लस वाई एंड b1 अपॉन 2x माइनस वाई, तो 1 अपॉन 2x प्लस वाई को अपन u मानेंगे एंड 1 अपॉन 2x माइनस वाई को v मानेंगे, ताकि अपनी इक्वेशन लीनियर फॉर्म में अभी भी रहे, इंटैक्ट रहे। अगर ये अज्यूम हमने कर लिया है स्टूडेंट, तो फिर आपके लिए इक्वेशन को फॉर्मुलेट करना आसान हो जाएगा। फॉर एग्जांपल 1 अपॉन एक्स को u माना है, तो ये इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी a1x प्लस b1y इज इक्वल्स टू c1, सॉरी रियली सॉरी, यहाँ पे आपका जो x 1 अपॉन एक्स है ना, तो u के टर्म्स में और v के टर्म्स में इक्वेशन बनेगी। सो ये एक मिस्टेक है यहाँ पे, इसको अपन करेक्ट कर लेते हैं। a1 u होगा
और B1V होगा। तो A1U B1V इज इक्वल्स टू C1 और ये कितना हो जाएगा A2U प्लस B2V इज इक्वल्स टू C2। सो ये आपकी सिस्टम ऑफ इक्वेशन बनेगी जिसको आपको सॉल्व करना है किसी भी मेथड से, फिर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 1 अपॉन, अब फिर U और V की वैल्यू आने के बाद X और Y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है ना, 1 अपॉन, क्योंकि U की वैल्यू क्या है 1 अपॉन X, तो X की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 अपॉन U, है ना, एक ही बात है। अगर U की वैल्यू 1 अपॉन X है तो X की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 अपॉन U। देखिए अगेन आई एम सेइंग डैट कि क्लासरूम के अंदर मैं कंटिन्यूस नहीं बोलता हूँ। क्लासरूम के अंदर मैं कुछ पॉइंट रखता हूँ, बोर्ड पे कुछ लिखता हूँ, कुछ थ्योरी लिखता हूँ, कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ और फिर पॉज लेता हूँ ताकि आप उसको नोट डाउन करने और समझ भी लें। अगर समझ में आ जाता है वेल एंड गुड है, आप खुद से कर लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं, तो फिर मेरा एक्सप्लेनेशन आपके लिए थोड़ा सा और फ़ायदेमंद हो जाता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। लेकिन अगर समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ लेते हो, है ना, आप 2 मिनट के लिए होल्ड कर लेते हो और फिर मुझसे पूछ लेते हो। लेकिन अगर यहाँ पे वीडियो लेक्चर में मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं पॉज ले लूँ, क्यों, क्योंकि मेरे सामने कोई स्टूडेंट नहीं है। सो आई एम नॉट गेटिंग ए कंटिन्यूस फीडबैक कि कैसा आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि अगर मैं कोई थ्योरी पुट ऑन करता हूँ, कोई क्वेश्चन आपके लिए वाइट नोट के पर लिखता हूँ कि चलो ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं, तो उसका सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है कि आप पहले क्वेश्चन को लिख लें। जैसे ही मैंने क्वेश्चन को लिखा वैसे ही आप पॉज मार दें। पॉज मारने के बाद क्या करें कि अब आप अपने लेवल पे इसको ट्राई करेंगे, थ्योरी जो डिस्कस करी उसको देखते हुए, पिछले नोट्स को रिवाइज करते हुए आप एक बार ट्राई मार लें। यही करते हैं ना क्लासरूम के अंदर भी, इससे पूछ रहे हैं उससे पूछ रहे हैं, पिछले पेज पलटते रहते थे कि हाँ सर ने कैसे कराया था, फिर ट्राई करते हैं। ऐसे ही करते थे क्लासरूम के अंदर, तो घर पर भी ऐसे ही ट्राई करें, तभी ओवरऑल डेवलपमेंट आपका अच्छा होगा। ठीक है, अब आप मान लीजिए आपसे क्वेश्चन हो जाता है तो आंसर चेक कर लीजिएगा प्ले करके, अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं, मैं तो सॉल्व कर ही रहा हूँ। तो इस तरह से आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो मेरे साथ साथ डेवलप होती चली जाएगी। लेकिन अगर आप सिर्फ एज ए मूवी की तरह इसको, वीडियो लेक्चर्स को देखोगे तो ज़ीरो ग्रोथ होगी, ज़ीरो ग्रोथ, मार्क माय वर्ड, ज़ीरो ग्रोथ होगी। और अगर आप अभी भी सीरियस नहीं हो पढ़ाई को लेके, तो फिर तो ये सीरियस कंडीशन है स्टूडेंट्स, फिर तो गॉड हेल्प्स यू। अगर आप अभी भी सीरियस नहीं हुए हो नोट्स बनाने में, होमवर्क करने में, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर सीरियस, आई नो देम, जो अपना काम टाइमली गूगल ड्राइव पे सबमिट कर रहे हैं, बल्कि पर्सनली भी सेंड कर रहे हैं, तो वो तो बहुत ही अच्छा है, उनके लिए तो मुझे इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ स्टूडेंट बिल्कुल ही लाइटली ले रहे हैं। अब मैं किसी दिन उनका नाम लेके यहाँ पे डिस्कस करूँगा तो इट्स नॉट ए गुड साइन। तो वो खुद ही समझ जाएँ, वो खुद ही इंडिकेशन ले लें कि वो स्टूडेंट्स कौन है। उनको, उनके जाहिर सी बात, उनके गूगल ड्राइव पे भी होमवर्क इनकम्प्लीट आ रहे हैं, किसी ने तो सबमिट ही नहीं किया है अभी तक, और किसी के होमवर्क टाइमली नहीं आ रहे हैं, किसी के नोट्स भी नहीं मुझे दिख रहे हैं। तो वो अपने आप जानते हैं कि वो कौन लोग हैं। अगर मैं नाम लेने लग जाऊंगा तो इट्स नॉट ए गुड, क्योंकि उनको मैं आप लोगों के सामने नाम लेके सबको एक्सपोज नहीं करना चाहता। तो आप अपना कोशिश करें कि ये जो 1 हफ़्ता 2 हफ़्ता हमारे पास अभी और बचा हुआ है ऑनलाइन के अंदर, फिर होपफुली हम जुलाई से क्लास स्टार्ट करेंगे, तो ऑलरेडी हमारे 2-3 चैप्टर कवर हो चुके होंगे, 4 चैप्टर कवर हो चुके होंगे। वो 4 चैप्टर का बैकलॉग लेके अगर आप स्टार्ट करोगे अपने न्यू सेशन को, तो आप सोचो कि आपके ऊपर कितना लोड रहेगा। बात समझ रहे हो, आपके ऊपर लोड रहेगा। और अगर आपको उसकी टेंशन नहीं है तो फिर आप तो बहुत ही बड़े महान लोग हो, और अगर टेंशन है तो स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। ठीक है, तो जो तरीका मैं बता रहा हूँ वैसे ही करिए कि पॉज करिए, क्वेश्चन अगर हो जाता है वेल एंड गुड, नहीं होता है तो रिवाइंड करिए, बैक जाइए, क्योंकि यू हैव गॉट द प्ले बटन ऑल्सो, यू हैव गॉट द रिवाइंड फॉरवर्ड बटन, सब आपके पास है। वापस से पीछे जाइए, मेरे वर्डिंग पे ध्यान दीजिए, क्योंकि मैं जो लिख रहा हूँ और जो बोल रहा हूँ इसका कॉम्बिनेशन है समझना। लिखता मैं कम हूँ, लिखता वही चीज़ हूँ जो मुझे लगता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं कहता काफ़ी चीज़ें हूँ। तो मेरे वर्डिंग पे भी ध्यान दिया करिए कि सर कह क्या रहे हैं, और सर जो कह रहे हैं उसी को आप अपनी थ्योरी के अंदर नोट्स बना के लिख लीजिए। ठीक है ना, तो सच टाइप ऑफ क्वेश्चन को करने का जो तरीका है, लेट अस ट्राई टू सॉल्व वन मोर क्वेश्चन बेस्ड ऑन द सेम कंसेप्ट। लेट अस, फॉर एग्जाम्पल, इक्वेशन है 3a अपॉन x माइनस 2b अपॉन वाई प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, और दूसरी इक्वेशन है a अपॉन x माइनस 3b अपॉन वाई इज इक्वल माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, अब यहाँ पे हमेशा ये कंडीशन लिखी रहती है x और y इज नॉट इक्वल्स टू 0, ये तो ऑब्वियस सी बात है, अदरवाइज x और y 0 हो जाएंगे तो इक्वेशन ही अनडिफाइंड हो जाएगी, है ना। अब इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, सेम कंसेप्ट है कि 1 अपॉन x को आप u मान लें एंड 1 अपॉन y को आप v मान लें। तो ये इक्वेशन कैसे रिड्यूस हो जाएगी, ये रिड्यूस हो जाएगी 3a टाइम्स u माइनस 2b टाइम्स v प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, और ये हो जाएगी a टाइम्स u माइनस 3b टाइम्स v
-2 इज इक्वल्स टू 0। तो मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही लगा देते हैं। तो मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में पहले b1 b2 लिखते हैं, तो -2b -3b, फिर c1 c2 +5 -2, फिर a1 a2 3a टाइम्स a, और फिर b1 b2 -2b टाइम्स -3b। फिर दो कॉलम की पेयरिंग कर लेंगे, इसके ऊपर u आ जाएगा, इसके ऊपर v आ जाएगा और इसके ऊपर 1 आ जाएगा। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये u अपॉन इनको मल्टीप्लाई करेंगे, -2b इंटू -2 दैट इज इक्वल्स टू 4b, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, एंड -3b इंटू 5 दैट इज -15b, तो ये +15b हो जाएगा, राइट, इज इक्वल्स टू v अपॉन ये मल्टीप्लाइड होगा 5 इंटू a दैट इज इक्वल्स टू 5a, और ये मल्टीप्लाई होगा -2a इंटू 3a, -2 इंटू 3a दैट इज इक्वल्स टू -6a, तो ये प्लस के साइन के साथ जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +6a, और फाइनली 1 अपॉन ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3a इंटू -3b दैट इज इक्वल्स टू -9ab, राइट, -9ab आ जाएगा, एंड a इंटू -2b दैट इज इक्वल्स टू -2b है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +2ab आ जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा u अपॉन 4b + 15b दैट इज इक्वल्स टू 19b, v अपॉन 5a + 6a दैट इज इक्वल्स टू 11a, और ये कितना आ जाएगा 1 अपॉन -7ab, 1 अपॉन -7ab आ जाएगा। सो दिस इज़ हाउ आई थिंक दिस विल वर्क आउट। तो अब क्या करेंगे इसके अंदर, तो अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करने का जो तरीका है, आई थिंक मैंने कोई मिस्टेक अभी भी होपफुली नहीं करी है, और फिर भी एक बार देख लेते हैं कि कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं है। सो यस, कोई मिस्टेक नहीं है, ठीक है। अब आप इसको कर लीजिए सॉल्व। तो u की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, u की वैल्यू b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -19/7a, और v की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, ये a से a कैंसिल हो जाएगा, तो ये -11 अपॉन 7b। तो 1 अपॉन u आपका x था, या फिर x जो था 1 अपॉन u आ जाएगा, तो x की वैल्यू इसकी रेसिप्रोकल हो जाएगी, तो उसकी रेसिप्रोकल लिख लेते हैं हम लोग। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू फाइनली आ जाएगी -7a अपॉन 19, एंड y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -7b अपॉन 11। सो दिस इज द आंसर। दिस इज हाउ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी इजीली सॉल्व, है ना। ये जो तरीका है ये आपको दिमाग में रखना है कि पेयर ऑफ इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है स्टूडेंट, ओके। ये अगर आपको आता है तो वेल एंड गुड, अगर ये नहीं आता है तो सीखिए इसको। जैसे कि एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन में और लिख देता हूँ, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। रिड्यूसिबल फॉर्म का एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन ले लेते हैं अपन 5 अपॉन x -1 प्लस y अपॉन y -2 इज इक्वल्स टू 2, सॉरी 1 है ये, यहाँ पे y नहीं है, ये 1 है। तो इसको 1 लिख देते हैं। ये आपका आ जाएगा 1, और दूसरी इक्वेशन बनेगी 6 अपॉन x -1 प्लस, या माइनस ले लेते हैं इक्वेशन को चेंज करके, माइनस, एक सेकेंड, -3 अपॉन y -2 इज इक्वल्स टू 1। तो इसमें क्या एजम्पशन लेंगे, इसमें भी एजम्पशन ले लेते हैं सॉल्व करने के लिए। एजम्पशन इसमें ये ले लेते हैं कि 1 अपॉन x -1 को अपन मान लेते हैं u, और 1 अपॉन y -2 को अपन मान लेते हैं v। क्यों, क्योंकि कंप्लीट फिर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसे कंप्लीट हो जाएंगी, 5u प्लस v -2 इज इक्वल्स टू 0, और ये कितना आ जाएगा 6u -3v इज इक्वल्स टू, या -1 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो ये हमारा -1, एक सेकेंड, ये क्यों सही नहीं हो रहा, यस, तो -1 इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा देते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ नेक्स्ट वेरिएबल से स्टार्ट करना होता है, तो b1 b2 कितना लिखेंगे, b1 b2 आ जाएगा 1 -3, फिर c1 c2 -2 -1, फिर a1 a2 5 एंड 6, एंड देन b1 b2 दैट इज़ 1 -3। फिर पेयरिंग कर लेंगे ऐसे। सो ये u v और ये 1, अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो u के नीचे क्या लिखा जाएगा,
u के नीचे लिखा जाएगा 1 इंटू -1 सब्ट्रैक्शन का साइन, -3 इंटू -2 दैट इज इक्वल्स टू +6, तो ये -6 आ जाएगा, है ना। तो ये ऐसे आ जाएगा v अपॉन ये कितना आएगा -2 इंटू 6 दैट इज इक्वल्स टू -12, फिर माइनस का साइन, -1 इंटू 5 दैट इज इक्वल्स टू -5 दैट इज +5 आ जाएगा, ठीक है। फिर 1 अपॉन फिर 5 इंटू -3 -15 आ जाएगा, 6 इंटू 1 -6 आ जाएगा, ऐसे लिखेंगे। अब ये सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा u अपॉन -7 v अपॉन -7 एंड 1 अपॉन -21। सो जाहिर सी बात है u की वैल्यू कितनी आ रही है, u की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी +1/3 और v की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से +1/3। दोनों की वैल्यू बराबर ही आ रही है, u की वैल्यू भी 1/3 आ रही है और y की वैल्यू भी कितनी आ रही है, 1/3 आ रही है। 7 3 21 u की वैल्यू भी आ जाएगी ना एग्जैक्टली 1/3 एंड 1/3। अब आप देखो आपने माना क्या था, आपने u को माना था 1 अपॉन x -1, u को माना था आपने 1 अपॉन x -1। तो इसको सॉल्व कर लेंगे अपन। u को अगर अपन ने 1 अपॉन x -1 माना था तो यहाँ पे इसका मतलब 1 अपॉन x -1 की वैल्यू 1/3 है, तो इसका मतलब x -1 की वैल्यू 3 है, तो इसका मतलब x की वैल्यू तो 4 हो गई एग्जैक्टली। और ये 1 अपॉन y -2 माना था तो 1 अपॉन y -2 1/3 है, यानी y -2 इज इक्वल्स टू 3 है, तो यहाँ से y की वैल्यू 5 आ गई। सो दिस इज द आंसर, यानी इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का आंसर कितना होगा, x इज इक्वल्स टू 4 एंड y इज इक्वल्स टू 5, x इज इक्वल्स टू 4 एंड y इज इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पे आपको लिखना है आपकी इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का क्या आंसर आएगा, x इक्वल्स टू 4 एंड y इक्वल्स टू 5। ये एक तरीका है सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने का स्टूडेंट, ओके। तो ये तरीका आपने को याद रखना है। अब मैं जैसे कि 2-4 एग्जाम्पल लिख लेता हूँ ताकि उसके अंदर, या फिर 1-2 एग्जाम्पल ले लेते हैं और उसमें मैं आपको बता दूँ कि इसमें सब्स्टिट्यूशन होगा क्या। फिर सॉल्व तो आपको ही करना है, क्योंकि सॉल्विंग का मेथड तो मैं आपको बता चुका हूँ कि मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ऑल्दो आई एम यूजिंग मेजरली पार्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ओनली, वाई बिकॉज ये पहला मेथड है जो हमने इस साल डिस्कस किया है, अदरवाइज बाकी 2 मेथड तो कई स्टूडेंट्स को पहले से भी आते होंगे, है ना। तो लेट अस स्टार्ट विथ फ्यू मोर क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन है 4x + 3y इज इक्वल्स टू 8xy एंड 6x + 5y इज इक्वल्स टू 13xy, ठीक है। तो इज दिस ए लीनियर इक्वेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल माय क्वेश्चन इज दैट इट इज़ नॉट ए लीनियर इक्वेशन। वाई? भले ही 4x है और 3y है, लेकिन 8xy भी तो आ रहा है, तो ये लीनियर इक्वेशन तो नहीं बना। होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन इन 1 व 2 वेरिएबल तो नहीं है। तो ऐसे इक्वेशन को अपन क्या बोलेंगे, रिड्यूसिबल फॉर्म। तो कैसे रिड्यूस कर सकते हैं इस इक्वेशन को? अगर मैं पूरी इक्वेशन को अगर मैं xy से डिवाइड कर दूं, है ना, जैसे कि अगर यहाँ पे हम लोग इस पूरी इक्वेशन को xy से डिवाइड कर दे तो शायद ये इक्वेशन रिड्यूसिबल फॉर्म में बन जाए, है ना। तो लेट अस ट्राई टू डिवाइड द होल इक्वेशन इन xy। तो ये हो जाएगा 4x अपॉन xy प्लस 3y अपॉन xy एंड 8xy अपॉन xy, ऐसे बन जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी कर सकते हैं 6x अपॉन xy, 5y अपॉन xy एंड 13xy अपॉन xy। सो ये इक्वेशन कैसे रिड्यूस हो जाएगी, ये x से x कैंसिल हो जाएगा तो ये 4 अपॉन y बचेगा, फिर ये y से y कैंसिल हो जाएगा तो ये 3 अपॉन x बचेगा, और ये xy से xy कैंसिल हो जाएगा तो ये 8 बचेगा। इसी तरह ये x से x कैंसिल हो जाएगा तो ये 6 अपॉन y बचेगा, फिर ये y से y कैंसिल हो जाएगा तो ये 5 अपॉन x बचेगा, और ये xy से xy कैंसिल हो जाएगा तो ये 13 बचेगा। अब आप इसको रिड्यूसिबल फॉर्म में करना चाहें तो वेरी मच आप कर सकते हैं, बिल्कुल रिड्यूसिबल फॉर्म है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें अजम्पशन लेंगे कि 1 अपॉन y को हम क्या मान लेंगे u एंड 1 अपॉन x को हम मान लेंगे v। तो ये क्वेश्चन रिड्यूसिबल फॉर्म में कैसे आ जाएगी, 4u। तो इसके अंदर जो 4 है उसको आपको अलग दिखाना पड़ेगा क्योंकि 4u की तरह नहीं दिखना चाहिए, है ना। तो ये क्वेश्चन रिड्यूस हो जाएगी 4u एंड प्लस 3v माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0, और ये बनेगी 6u प्लस 5v माइनस 13 इक्वल्स टू 0। अब आप इसकी इक्वेशन को सॉल्व करिए, ये मैं आपके लिए सॉल्व देख देता हूँ, आपके लिए मैं छोड़ के जा रहा हूँ कि आप इस इक्वेशन को सॉल्व करिए। u और v निकालिए, u और v से फिर xy निकालिए। तो एक इक्वेशन तो इस टाइप की बन सकती है, इसमें आपको सॉल्व करना होता है ना। जैसे कि एक पेयर ऑफ इक्वेशन और ले लेते हैं, लेट अस ट्राई टू पुट ऑन वन फॉर्म ऑफ इक्वेशन, एक और ले लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। 2 अपॉन रूट एक्स है सपोज, 1 अपॉन रूट वाई है एंड माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, और दूसरी है 4 अपॉन रूट एक्स माइनस 9 अपॉन रूट वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो इस इक्वेशन में क्या सब्स्टिट्यूशन करोगे? ये लीनियर इक्वेशन तो ये भी नहीं दिख रही है हमें, है ना। तो इस इक्वेशन में हम क्या सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, आपको क्या लगता है? तो इस इक्वेशन में 1 अपॉन रूट एक्स को, बिल्कुल 1 अपॉन रूट एक्स को आप यू मान लें,
और 1/√y को आप v मान लें। तो जो भी आंसर आएगा उसका रेसिप्रोकल का स्क्वायर करना है। लेट अस ट्राई टू सॉल्व इट। ओके, सो ये हो जाएगा 2u + v - 2 = 0 और ये हो जाएगा 4u - 9v + 1 = 0। तो मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर लगाएं तो ये आ जाएगा 1 - 9 - 2 एंड +1 एंड 2 एंड 4 a1 a2 एंड देन b1 b2 1 - 9। तो दो की कॉलम की पेयरिंग कर लेते हैं लाइक दिस, u v और 1। सो यहाँ से आपका u के नीचे आ जाएगा 1 × 1 1 -2 × -9 दैट इज़ -+18। तो आपका ये +18 यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन बीच में तो माइनस साइन ही रहेगा, है ना। तो यस, यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी है, -18। उसके बाद v का क्या रहेगा, v इज़ नथिंग बट -2 × 4 दैट इज इक्वल्स टू -8 और ये क्रॉस मल्टीप्लाइड होगा 1 × 2, ऐसे रहेगा ना, 1 × 2 तो ये -2। उसके बाद फाइनली 1 के नीचे क्या आएगा, -2 × -2 × -9 दैट इज़ -18 - 4। सो आपके पास ये बचेगा। सो ये आपके पास ऐसे सिचुएशन आपके पास बन के आएगी। तो 2/√x 1/√y को हमने लिखा था 2u + v - 2 = 0 एंड 4u - 9v + 1 = 0। तो 1 - 9 ये लिया हमने, फिर -2 + 1 लिया हमने, फिर 2 4 लिया हमने, 1 और -9 आगे लिया। 1 × 1 1 होता है एंड -9 × -2 +18 होता है, तो 1 - 18 एवरीथिंग इज़ ओके, यही सही है। तो फिर भी अगर आपको कोई मिस्टेक लगेगी तो आप मुझे मैसेज करें कि सर ये मिस्टेक है इसमें, ठीक है। तो u/- 17 आ जाएगा इज इक्वल्स टू v/- 10 आ जाएगा और इज इक्वल्स टू 1/- 22 आ जाएगा। सो यहाँ से u की जो वैल्यू आ रही है, u की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, u की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से आपके पास u इज इक्वल्स टू 17/22 और u किसके बराबर है, u है 1/√x के बराबर। तो 1/√x 17/22 के बराबर है, तो x की बराबर किसकी बराबर क्या वैल्यू जाएगी, 22 का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 484 एंड 17 का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 289। तो ये आपकी x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। और v किसके बराबर है, v आ जाएगा 10/22 दैट इज इक्वल्स टू 5/11 और ये किसके बराबर है, 1/√y के बराबर है। v किसको हमने अज्यूम किया था, 1/√y दैट इज 5/11। तो y कितना आ जाएगा, y आ जाएगा 11 का स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर दैट इज 25। तो 121/25 y आ जाएगा और x की वैल्यू 484/289 आ जाएगी। सो दिस इज द वे ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द इक्वेशन ऑफ रिड्यूसिबल फॉर्म। तो अब ये हमारी थ्योरी लगभग कंप्लीट हो चुकी है। ओनली थिंग्स विच इज रिमेनिंग टू डिस्कस इज द मेथड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब उसको मैं आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू आज दे देता हूँ कि एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होता क्या है। अब आप चाहें तो पूरी एक्सरसाइज एनसीईआरटी की जितने भी क्वेश्चन है लीनियर इक्वेशन वो सारे को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास से मैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेज वगैरह कराऊंगा, तो होपफुली आप उसमें पता रहेगा लीनियर इक्वेशन जो है इन 2 वेरिएबल उसकी एनसीईआरटी की जितनी भी एक्सरसाइजेज है वो हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे, क्योंकि वहाँ पे हम वर्ड प्रॉब्लम को भी डिस्कस कर लेंगे क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो वर्ड प्रॉब्लम के अंदर जो वर्ड प्रॉब्लम आती हैं उसको अपन एक बार देख लेते हैं कि वर्ड प्रॉब्लम किस टाइप की रहती हैं लीनियर इक्वेशन के अंदर। सबसे जो पहली वाली प्रॉब्लम आती है 2 डिजिट नंबर की प्रॉब्लम आती है, 2 डिजिट नंबर। तो इसके अंदर जो थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू है वो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि 2 डिजिट नंबर रहता क्या है। 2 डिजिट नंबर बेसिकली क्या है, जैसे 13 है, 24 है, 67 है, 89 है, ये 2 डिजिट नंबर कहलाते हैं जो 2 डिजिट की फॉर्म में लिखा जाता है। अब इसको 2 डिजिट की फॉर्म में आपको नंबर निकालना होता है। 2 डिजिट नंबर में क्या होता है कि आपको 2 डिजिट की फॉर्म में नंबर निकालना होता है ना। आपको ये बताना होता है कि विच क्वेश्चन होगा वर्ड प्रॉब्लम में कि फाइंड ए 2 डिजिट नंबर सच दैट कोई ना कोई कंडीशन गिवन होगी। तो हम जो 2 डिजिट की नंबर के फॉर्म को अज्यूम करेंगे तो हम उसको एक्स वाई की फॉर्म में अज्यूम कर लेंगे, ठीक है ना। हम इसको बोल देंगे कि लेट अस सपोज कि ये 2 डिजिट नंबर जो है वो एक्स वाई की फॉर्म में है। तो एक्स वाई की फॉर्म में कैसे कर सकते हैं, तो एक डिजिट को अपन एक्स मान लेंगे और एक डिजिट को अपन वाई मान लेंगे, यही करेंगे, ठीक है। तो लेट अस ट्राई टू अज्यूम द, एक सेकेंड, तो हम 2 डिजिट नंबर को एक्स वाई की फॉर्म में अगर मान रहे हैं तो ये आज थोड़ा वाइट नोट मेरा लैग भी कर रहा है। यस, अब सही है। तो एक डिजिट को x माना, एक डिजिट को y माना। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है स्टूडेंट वो ही समझना है कि आप इसमें ये आइडेंटिफाई कर पाएँ कि यूनिट डिजिट किसे कहते हैं और 10th डिजिट किसे कहते हैं। तो ये डिजिट कहलाता है यूनिट डिजिट प्लेस और ये डिजिट कहलाता है 10 डिजिट प्लेस,
ठीक है ना। तो अब 2 डिजिट को एक्सपेंडेबल फॉर्म में जो हमने पढ़ा था क्लास 7th 8th के अंदर हम पढ़ चुके हैं कि हाउ टू राइट ए 2 डिजिट नंबर इन एक्सपेंडेबल फॉर्म, वो आपको अच्छे से आना चाहिए। कैसे लिखते हैं एक्सपेंडेबल फॉर्म में कि 10th डिजिट को आप 10 से मल्टीप्लाई करें और उसमें यूनिट डिजिट ऐड कर दें तो आपको 2 डिजिट नंबर मिल जाएगा। वापस से बोलता हूँ मैं, 10th डिजिट को आप 10th डिजिट यहाँ पे क्या है 2 है, उसको 10 से मल्टीप्लाई करें और उसमें यूनिट डिजिट ऐड कर दें तो आपको 2 डिजिट मिल जाएगा। 10 इंटू 2 20, 20 प्लस 4 24 ये आ रहा है। फिर 10th डिजिट को आप किससे मल्टीप्लाई करें, 10 से मल्टीप्लाई करें और उसमें यूनिट डिजिट ऐड कर दें तो आपको 2 डिजिट नंबर मिल जाएगा। अगेन 10th डिजिट को आप 10 से मल्टीप्लाई करें, 10th डिजिट यहाँ पे क्या है 8, तो 10 इंटू 8 और यूनिट डिजिट्स में ऐड कर दें तो 10 टाइम्स 8 प्लस 9 विल गिव्स यू 89। तो इसी कंसेप्ट को यूज़ करते हुए तो 2 डिजिट नंबर को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 डिजिट नंबर को अपन लिख सकते हैं कि 10th डिजिट को अपन x 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x आ जाएगा और उसमें यूनिट डिजिट ऐड कर देंगे। सो दिस इज हाउ द यूनिट डिजिट 2 डिजिट नंबर कैन बी अज्यूम। सो अगर आपको एक नंबर एक वेरिएबल मानना है 2 डिजिट नंबर का तो कैसे मानेंगे, 10x प्लस वाई, है ना। 10x प्लस वाई का मतलब क्या है कि जो 10th डिजिट है वो x है और जो यूनिट डिजिट है वो y है। अब इसको बोलते हैं अगर मैं इसके डिजिट्स को रिप्लेस कर दूं, इंटरचेंज कर दूं, यानी ये 13 लिखा हुआ है इसको इंटरचेंज करके मैं 31 लिख दूं तो इसको मतलब क्या हो जाएगा, 10th डिजिट को आप 10 से मल्टीप्लाई करें और यूनिट डिजिट ऐड कर दें। ये 67 लिखा हुआ है तो मैं इसको लिख दूँ 76, यानी क्या लिखा हुआ है 10th डिजिट को आप 10 से मल्टीप्लाई करें और उसमें यूनिट डिजिट ऐड कर दें। तो अगर मैं इसको रिप्लेस कर दूँ यानी इसको yx बना लूँ तो अब 10th डिजिट कौन सा हो गया, y हो गया है और यूनिट डिजिट क्या हो गया, x हो गया है। तो कैसे लिखेंगे, 10th डिजिट को आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी y को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें यूनिट डिजिट जो अब x हो गया है वो हो गया है। तो इस तरह से ये बोलते हैं कि रिवर्सिबल फॉर्म, यानी डिजिट्स को हमने इंटरचेंज कर दिया है। तो डिजिट्स को इंटरचेंज करने के, जैसे अगर आपके पास ओरिजिनल 2 डिजिट नंबर है उसको आप xy बोलोगे और xy को हम इक्वेशन की फॉर्म में कैसे इस्तेमाल करेंगे, 10x प्लस वाई। और अगर डिजिट्स को इंटरचेंज कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं, यानी x को y बना देते हैं, y को x बना देते हैं, या फिर अपन और प्रोफाउंड वे में मैथमेटिकली बोले तो 10th डिजिट को यूनिट डिजिट बना देते हैं और यूनिट डिजिट को 10th डिजिट बना देते हैं तो फिर क्या हो जाता है, फिर yx हो जाता है, यानी 10th डिजिट y बन जाता है, यूनिट डिजिट x बन जाता है। अगेन सेम कंसेप्ट से कि 10th डिजिट को आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 10y और उसमें यूनिट डिजिट ऐड कर देंगे यानी प्लस x। सो ये 2 डिजिट की प्रॉब्लम में ये सबसे पहली इन्फॉर्मेशन आपको ये क्लियर होनी चाहिए कि 2 डिजिट नंबर के अंदर अजम्पशन क्या होता है। अजम्पशन बेसिकली यही होता है जो आपने अज्यूम किया है ना। दिस इज हाउ द 2 डिजिट नंबर कैन बी अज्यूम। नाउ दूसरी टाइप की जो वर्ड प्रॉब्लम होती हैं वो होती हैं मोर और लेस, वो डील करती हैं आपकी एज रिलेटेड प्रॉब्लम से। एज रिलेटेड प्रॉब्लम, एज रिलेटेड प्रॉब्लम के अंदर एक कंसेप्ट अपन सीख लेते हैं। देखो इसमें टेबल बनाओ अगर आप करोगे ना तो एज रिलेटेड प्रॉब्लम क्वेश्चन ज़्यादा आसानी से हो जाएंगे। एज रिलेटेड प्रॉब्लम में क्या होता है कि एक बंदा है, फॉर एग्जांपल एक बंदा है राम और एक बंदा है श्याम, ठीक है। अब सपोज इन दोनों की प्रेजेंट एज मान लो, प्रेजेंट एज यानी 0 ईयर्स पे, ये नंबर ये ईयर्स ले लेते हैं तो इनकी प्रेजेंट एज मान लेते हैं राम की x है और श्याम की y है। अगर मैं आपसे बोलूं कि राम की एज प्रेजेंट यानी राम की x है और श्याम की y है, ठीक है ना। अब एक चीज़ मतलब बताओ, सपोज करो आपकी एज अभी जस्ट नॉट दिस ईयर आपकी प्रेजेंट एज 15 ईयर्स है तो आपकी एज 5 साल बाद कितनी होगी, व्हाट इज़ योर एज आफ्टर 5 ईयर्स। तो आप बोलोगे सर आफ्टर 5 ईयर्स अगर मेरी एज आज 15 है तो 5 साल बाद मेरी एज 20 साल होगी, 15 प्लस 5। और मैं आपसे बोलूँ कि आज से आपकी 5 साल पहले क्या एज रही होगी तो आप बोलोगे सर 15 माइनस 5 डेट इज़ 10 ईयर्स। सेम गोज विद डैट कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि इसकी एज 3 साल पहले कितनी रही होगी और 6 साल बाद कितनी रही होगी तो राम की एज 3 साल पहले x-3 रही होगी और श्याम की एज 3 साल पहले y-3 रही होगी। और राम की एज 6 साल बाद x+6 हो जाएगी और श्याम की एज 6 साल बाद y+6 हो जाएगी। तो ये एज रिलेटेड प्रॉब्लम के अंदर अपने को टेबल का कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि किस तरह अपन टेबल को अज्यूम कर सकते हैं, है ना। अगर ये आपको क्लियर है तो फिर आपके और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आसानी से क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन के अंदर इन्फॉर्मेशन बाद में हम रिलेट करेंगे लेकिन कंसेप्ट वाइज अगर वर्ड प्रॉब्लम आ रही है 2 डिजिट नंबर की तो वो समझ में आना चाहिए कैसे अज्यूम किया जाता है। वर्ड प्रॉब्लम आ रही है कि एज रिलेटेड क्वेश्चन की तो समझ में आना चाहिए कि टेबल कैसे बनती है, कि प्रेजेंट एज पहले अज्यूम करेंगे फिर 3 साल बाद की जो कंडीशन दे रखी होगी उसको पहले बाद में अप्लाई करेंगे, लेकिन 3 साल बाद पहले एज क्या होगी वो x-3 और y-3 रेस्पेक्टिवली हो जाएगी, फिर जो कंडीशन दे रखी होगी वो अप्लाई कर देंगे धीरे से, समझ रहे हैं आप। तो ये एज रिलेटेड प्रॉब्लम आती है। फिर आती है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस और स्पीड वाली प्रॉब्लम्स आती हैं।
है ना। जैसे कि अगर आपके पास फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब इसमें से कोई भी दो इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं होगी और तीसरी इन्फॉर्मेशन के बारे में आपको एक रिलेशन गिवन होगा। तो इस टाइप की प्रॉब्लम जब क्वेश्चंस आएंगे तभी हम डिस्कस करेंगे तो बेटर रहेगा, है ना। इसमें बस आपको एक फॉर्मूला याद रखना है कि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। फिर एक अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम वाली प्रॉब्लम आती है, जब वो आएगी तो अपन इसको देखेंगे, उस टाइम इसको अपन काफ़ी अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह का ये मोटा मोटा आपको ज्ञान पता होना चाहिए कि जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उसमें बेसिकली कौन कौन सी प्रॉब्लम ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम ज़्यादा पूछी जा रही है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर वो क्लियर है होपफुली तो आपका ओवरऑल ये चैप्टर अच्छा निकलेगा, अच्छा जाएगा, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम से ही यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो when we are going to discuss the exercises of the NCERT, वहाँ पे काफ़ी अच्छी अच्छी वर्ड प्रॉब्लम्स है, हम वहाँ पे उनको डिस्कस कर लेंगे। आज की क्लास के लिए फ़िलहाल इतना ही है। और जो हमने पढ़ा है आज, रिड्यूसिबल फॉर्म है, सम स्पेशल टाइप ऑफ लीनियर इक्वेशन है, उसके बेस पे जो एक्सरसाइजेज हैं वो आप कवर कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। एनसीईआरटी की जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं, आप मेरी तरफ से आपको फुल परमिशन है, आप एनसीईआरटी की सारी एक्सरसाइजेज कर सकते हैं इंक्लूडिंग वर्ड प्रॉब्लम ऑल्सो। ऑल्दो आई विल सॉल्व वर्ड प्रॉब्लम्स फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास, मैं सारी वर्ड प्रॉब्लम आपकी एक एक करके लूँगा एनसीईआरटी की, लेकिन आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप अपनी तरफ से काम शुरू कर दें, क्योंकि मैं जब करूँगा तो करूँगा, लेकिन आपकी तरफ से, क्योंकि नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने सारी कंटेंट आपको पढ़ा दी है, सारी थ्योरी आपको पढ़ा दी है, तो वो आपको आना चाहिए होपफुली। और होपफुली अगर नहीं मतलब आपको कर लेते हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आ पाता है स्टूडेंट तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑलवेज, यू कैन शेड्यूल द पर्सनल जूम सेशन ऑल्सो, यू कैन आस्क इट थ्रू द व्हाट्सअप ऑल्सो, यू कैन कॉल मी, यू कैन मैसेज मी, ऑल द ऑप्शंस आर available for you. Till then, take care, be safe. Thank you for listening. Bye.